केजरीवाल ने नीतीश कुमार को मोदी से समर्थन वापस लेने के लिए लिखा खत। जेडीयू ने केजरीवाल के खत का दिया मुंहतोड़ जवाब। अरविंद केजरीवाल को कोई नैतिक अधिकार नहीं है नीतीश कुमार जी को परामर्श देने का। उन्हें भ्रष्टाचार के आंदोलन से पैदा हुए और भ्रष्टाचार में जेल गया और नीतीश कुमार जी को परामर्श दे रहे हैं। अरे नीतीश कुमार जी को क्या परामर्श दीजिएगा। दिल्ली चुनाव से पहले रामवीर सिंह बिदूड़ी ने केजरीवाल की खोली पोल। दिल्ली के लोग पीने के पानी को लेकर, दिल्ली में जो सिविल लाइन सिस्टम पूरी तरह से चौक हो गया है, बर्बाद हो गया, उसको लेकर, दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरी तरह कोलैप्स कर गया है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार पिछले 10 सालों में डीटीसी के लिए एक बस नहीं खरीद पाई। लगभग 1600 इलेक्ट्रिक बसें श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार की ओर से दिल्ली वासियों के लिए मुफ्त उपलब्ध कराई। अरविंद केजरीवाल जब दिल्ली के मुख्यमंत्री बने तो डीटीसी के पास 6500 बसें थी। वे घटकर 2500 रहेगी और वे भी आउटडेटेड है। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने मोदी से समर्थन वापस लेने के लिए बिहार के सीएम नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को खत लिखा है। अब ऐसे में ये जो खत लिखा गया है उसको लेकर के जेडीयू के नेताओं ने अरविंद केजरीवाल को करारा जवाब दिया है। उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा है कि वो मोदी सरकार से समर्थन नहीं लेने वाले। इतना ही नहीं, अरविंद केजरीवाल पर करारा वार करते हुए राजीव कुमार रंजन ने यह तक कह दिया कि अरविंद केजरीवाल एक करप्टेड और भ्रष्टाचारी नेता हैं। तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि दिल्ली में चुनाव होने हैं, लेकिन चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी सरकार पर बीजेपी पूरी तरीके से हमलावर है। इस बीच बीजेपी के सांसद रामवीर सिंह बिदूड़ी ने आम आदमी पार्टी पर जोरदार हमला बोला और यह कहा कि केजरीवाल के झूठे वादों से दिल्ली की जनता पूरी तरीके से त्रस्त हो चुकी है और अब वो दिल्ली में तख्ता पलट करना चाहते हैं। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस द्वारा गृह मंत्री अमित शाह के अम्बेडकर वाले एडिटेड बयान को शेयर किए जाने के बाद से ही सियासत गरमाई हुई है। विपक्ष के नेता लगातार अमित शाह के इस बयान के खिलाफ अपनी राय दे रहे हैं। वहीं इस बीच दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू को खत लिखा है और ये कहा है कि जिस तरीके से अमित शाह ने बयान दिया, इससे अम्बेडकर का अपमान हुआ है और उन्हें मोदी सरकार से अपना समर्थन ले लेना चाहिए और इस पर विचार किया जाना चाहिए। जिसके बाद जेडीयू के नेता राजीव रंजन यानी कि ललन सिंह और प्रेम कुमार ने अरविंद केजरीवाल को करारा पलटवार किया है। सीधे तौर पर जो जेडीयू के नेता हैं ललन सिंह, उन्होंने ये कहा कि आज तक नीतीश कुमार के इतने लंबे राजनीतिक जीवन पर कभी भी उन पर किसी भी तरीके का दाग नहीं लगा है। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो खत अरविंद केजरीवाल की ओर से लिखा गया है, अगर हम उनकी बात करें तो अरविंद केजरीवाल पर न सिर्फ भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं बल्कि उनके कई मंत्री और वो खुद सलाखों के पीछे सजा गुजार करके आए हैं। ऐसे में क्या कुछ राजीव कुमार रंजन ने कहा है, सुनिए उनका ये बयान। अरविंद केजरीवाल को कोई नैतिक अधिकार नहीं है नीतीश कुमार जी को परामर्श देने का। नीतीश कुमार जी बहुत लंबे काल से सार्वजनिक जीवन में केंद्र में कई विभागों के महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री रहे। बिहार में 19 साल से बिहार के मुख्यमंत्री का पदभार संभाल रहे हैं। आज तक उन पर कोई दाग नहीं लगा। उनको क्या नैतिक बल है। अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार विरोध में अन्ना हजारे के आंदोलन से पैदा हुए और अभी कहां गए भ्रष्टाचार में। उन्हें भ्रष्टाचार के आंदोलन से पैदा हुए और भ्रष्टाचार में जेल गया और नीतीश कुमार जी को परामर्श दे रहे हैं। अरे नीतीश कुमार जी को क्या परामर्श दीजिएगा। अम्बेडकर को डॉक्टर अरविंद केजरीवाल जी क्या जानते हैं। वो जब अन्ना हजारे के नहीं हुए तो धरती में किसी के नहीं होंगे। अन्ना हजारे के 1 मिनट में अन्ना हजारे के आंदोलन में इसीलिए शामिल हुए थे कि मन में कुछ और था। यहां के पूर्वांचलों का वोट लेते हैं। कोरोना काल में सारे पूर्वांचली जो दिल्ली में रह रहे थे सबको नोएडा के बॉर्डर पर ले जाकर पहुंचा दिए थे। खिला नहीं सके थे।
उनको वोट चाहिए पूर्वांचलों का। और नीतीश कुमार जी ने 25 लाख लोगों को कोरोना के कैंप में रख के खिलाया और उनको क्वारंटाइन कराया और फिर अपने घरों पर भेजा और उनके रोजगार की भी व्यवस्था की। ये क्या बात करेंगे। इसके अलावा बिहार सरकार में मंत्री और जेडीयू के नेता प्रेम कुमार का भी बयान सामने आया। क्या कुछ उन्होंने अरविंद केजरीवाल के इस खत पर कहा है, सुनिए उनका ये बयान। अरविंद केजरीवाल को अपने गिरबान में जाकर दिखना चाहिए जाकर के कि कांग्रेस पार्टी ने बाबा भीमराव अम्बेडकर के साथ क्या व्यवहार किया जाकर इतिहास के पन्नों में सारी बातें उल्लेखित जा करके। और हम तो जब सरकार में आए वैसे महापुरुषों का हमने सम्मान किया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर स्वाधीनता संग्राम के लड़ाई, देश के संविधान के निर्माण में उनकी भूमिका रही। कांग्रेस पार्टी ने कभी उनका ख्याल नहीं रखा जाकर, उनके खिलाफ चुनाव जब लड़ रहे थे कांग्रेस ने उम्मीदवार भी उतारने का काम किया था। और जब हम सरकार में जब आए अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में हमने उनको भारत देकर सम्मानित करने का काम किया। उनका जहाँ जन्म काल हुआ था, शिक्षा जहाँ ग्रहण किए थे, जहाँ मतलब उनका परिनिर्वाण हुआ था, फिर पंचतीर्थों को नरेंद्र मोदी की सरकार ने और एक बड़े रागस पंचतीर्थ बनाने का काम किया गया है ताकि देश दुनिया के लोग जान सके बाबा साहब भीमराव पर हमें गर्व है, फक्र है। कांग्रेस के लोग भ्रम फैला करके जो राजनीतिक रोटी सेकने का काम कर रहे हैं, जनता जान चुकी है। कोई मुद्दा उनके सामने है नहीं जा करके। हमारी पार्टी बाबा साहब को सम्मान करती रही है। हमने भारत देश को सम्मानित करने का काम किया है। बिहार में कर्पूरी ठाकुर को दिया हमने जा करके। हम इन महापुरुषों को नमन करते हैं और इनको हमेशा सम्मान देने का हम लोगों ने काम किया है। उनके बताए रास्ते पर चलकर देश के माननीय प्रधानमंत्री सपनों को साकार करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने चिट्ठी लिखा नीतीश कुमार जी को, तो मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं। दलित राजनीति में अंबेडकर साहब को लेकर के जब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री छोड़े तो उन्होंने एक दलित को, महादलित को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। उनके ट्रैक रिकॉर्ड को नहीं देखे। और जब केजरीवाल जी छोड़ रहे हैं तो किसको बनाया है, या पंजाब में क्यों नहीं बनाया? दलित मुख्यमंत्री, इतना बड़ा पॉपुलेशन है उस समाज का वहां पर, तो इसीलिए प्रवचन न दें इस सब चीज़ों पर। और केजरीवाल जी का वैसे भी जो पूर्वांचल बिहार के लोगों को प्रति जो दिल्ली में रहते हैं, लोग देख चुका है कोरोना के टाइम में किस तरह कोरोना में बस में भर भर के बिहार के लोगों को बॉर्डर पे छोड़ आए थे। और फिर नीतीश कुमार जी को उनका सारा इंतजाम करना पड़ा बिहार में। तो इसलिए केजरीवाल जी ये सब बात न बोले तो अच्छा है। ये सब प्रवचन देने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग थे इंडिया गठबंधन में जब जातीय जनगणना की बात हुई और बिहार ने करके दिखाया है। तो जातीय जनगणना में जब भी नीतीश कुमार जी उठाते थे तो ये लोग तो वहाँ कभी समर्थन नहीं किए उस चीज़ का। तो इसलिए मुझे लगता है कि अब इन लोगों को समस्या ये हो रही है कि गृह मंत्री जी जिस तरीके से फैक्ट्स को एक एक करके रख रहे थे राज्यसभा के अंदर, उनसे उनको ज़्यादा परेशानी हो रही थी। तो यही है। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि दिल्ली चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल पर करारा हमला बोला है। आपको बता दें कि सांसद और बीजेपी संकल्प पत्र समिति के संयोजक रामवीर सिंह बिदूड़ी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ झूठे वादे करते हैं जिससे लोग परेशान हो गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली वासी बदलाव चाहते हैं। पेयजल संकट, सीवर ओवरफ्लो, खराब सार्वजनिक परिवहन प्रणाली से दिल्ली वासी बेहद परेशान है। वे अब और इसे बर्दाश्त नहीं करने वाले। क्या कुछ उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा और कैसे अरविंद केजरीवाल के एक एक कामों को लेकर के करारा पलटवार किया है, सुनिए रामवीर सिंह बिदूड़ी का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। 18 नवंबर से हमने अपना मैनिफेस्टो बनाने का कार्य शुरू किया। पहली बैठक 28 नवंबर को मेरे निवास स्थान पर संपन्न हुई। कमेटी के सभी माननीय सदस्य उपस्थित रहे और उसके बाद कमेटी के सभी सदस्यों के साथ 5 बार और बैठकें हुई। कुल बैठकें 6 हुई। 5
दिसंबर को कमेटी के सभी मेंबर्स ने एनडीएमसी के कन्वेंशन सेंटर में दिल्ली की अलग अलग आरडब्ल्यूएस के साथ प्रातः 10 बजे से लेकर रात 7 बजे तक बैठकें की। दिल्ली के अनेक मुद्दों के बारे में उनसे सुझाव प्राप्त किए, उनको बोलने का अवसर दिया गया और हम सभी ने जो सुझाव उनकी ओर से आए थे उनको नोट भी किया और उनकी रिकॉर्डिंग भी की। 6 तारीख को अलग अलग दिल्ली के अंदर जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं उनकी चाहे आरडब्ल्यूएज है चाहे फेडरेशन है, उनके साथ बैठक डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित की गई और 4 घंटे तक उनके साथ हमारी बैठक चली। उस बैठक में भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी, श्री प्रवीण शंकर कपूर जी, श्री अभिषेक टंडन जी उपस्थित रहे और 7 तारीख को हमने सभी जिलों में मैनिफेस्टो वैन को दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से रवाना किया। पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और दिल्ली के प्रभारी आदरणीय वैजयंत जय पांडा जी और दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय श्री वीरेंद्र सचदेवा जी के नेतृत्व में ये कार्य संपन्न हुआ। उसके बाद अलग अलग क्षेत्रों में जैसे साकेत है, वसंत कुंज है, उनकी अनेक आरडब्ल्यूएज हैं, उनके साथ बैठकें हुई। 40 बैठकें एनडीएमसी के कॉन्फ्रेंस हॉल में, कन्वेंशन सेंटर में अलग अलग वर्गों के साथ आयोजित की गई और इन बैठकों में समिति के लगभग सभी सदस्य उपस्थित रहे। संघ परिवार के जो अलग अलग 24 संगठन हैं उनके साथ भी लगभग 4 घंटे तक बैठक हुई, उनसे सुझाव प्राप्त किए और बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हर्षवर्धन जी और श्री अभिषेक टंडन जी, श्री राजकुमार फलवारिया जी उपस्थित रहे। आप सभी को मैं ये जानकारी भी देना चाहता हूं कि अभी तक लगभग 1,04,322 सुझाव दिल्ली के लोगों की ओर से हमको प्राप्त हुए हैं। बड़ी जनभागीदारी का प्रमाण है और दर्शाता है कि जनता केजरीवाल सरकार से त्रस्त है। सोशल मीडिया पर भी 40,000 से अधिक सुझाव मीडिया माध्यम से मिले। हमें कल तक 60,754 सुझाव मिले जिन्हें सबको सूचीबद्ध किया जा रहा है। ये जो 70 विधानसभा क्षेत्रों में जो हमारी वैन गई थी अलग अलग क्षेत्रों में, ये 60,754 सुझाव हमें मोबाइल वैन्स के माध्यम से प्राप्त हुए हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अभी तक कल शाम तक 1,04,322 सुझाव प्राप्त हुए हैं। इसकी जानकारी मैंने आपको दी है कि भाई अलग अलग वर्गों के साथ हमारी बैठकें हुई हैं
दिल्ली में हर तरफ एक नारा गूंज रहा है, अब नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे। ये सब तरफ जहां जहां हमको जाने का मौका मिला, क्योंकि पूरे प्रदेश में हम सभी मैनिफेस्टो कमेटी के मेंबर्स को जाने का अवसर प्राप्त हुआ, और इसके साथ साथ हमने जो एक और व्यवस्था की थी, हमारी पार्टी के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं सभी के वो ये जिम्मेवारी दी कि एक पार्लियामेंट सीट पे वो हर विधानसभा में जाकर अलग अलग वर्गों के साथ बैठकें करेंगे। नई दिल्ली की जिम्मेवारी श्री सतीश उपाध्याय जी को दी गई थी, प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष हैं। चांदनी चौक की जिम्मेवारी श्री विजय गोयल जी को दी गई थी। साउथ दिल्ली की जिम्मेवारी श्री कैलाश गहलोत जी को दी गई थी। नॉर्थ वेस्ट की जिम्मेवारी डॉक्टर नीतू दबास को दी गई थी। ईस्ट दिल्ली की जिम्मेवारी डॉक्टर हर्षवर्धन जी को दी गई थी। वेस्ट दिल्ली की जिम्मेवारी श्री परवेश वर्मा जी को दी गई थी, और नॉर्थ ईस्ट की जिम्मेवारी श्री अजय महावर जी को दी गई। इन्होंने अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाकर अलग अलग वर्गों के साथ बैठकें की, उनके सुझाव प्राप्त किए, और इसके अलावा हमारे जो जिले के सभी अध्यक्षगण हैं उन्होंने मोर्चों के साथ और अलग अलग प्रकोष्ठों के साथ अलग अलग वर्गों के साथ मंडल स्तर पर भी बैठकें की। दिल्ली के लोगों ने ये मन बना लिया है, इस बार दिल्ली में बदलाव होगा। दिल्ली के लोग पीने के पानी को लेकर, दिल्ली में जो सिविल लाइन सिस्टम पूरी तरह से चौक हो गया है, बर्बाद हो गया, उसको लेकर, दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरी तरह कोलैप्स कर गया है। और पहले भी जानकारी हमने मीडिया को दी थी कि अरविंद केजरीवाल की सरकार पिछले 10 सालों में डीटीसी के लिए एक बस नहीं खरीद पाई। लगभग 1600 इलेक्ट्रिक बसें श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार की ओर से दिल्ली वासियों के लिए मुफ्त उपलब्ध कराई। अरविंद केजरीवाल जब दिल्ली के मुख्यमंत्री बने तो डीटीसी के पास 6500 बसें थी, वे घटकर 2500 रहेगी, और वे भी आउटडेटेड है। सुरक्षा की दृष्टि से उनको दिल्ली की सड़कों पर उतारा नहीं जा सकता है। दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल्स की स्थिति बहुत दयनीय है। दिल्ली के अंदर पिछले 10 सालों में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने एक कॉलेज नहीं खोला, कोई एक हॉस्पिटल नहीं बनाया, कोई एक नया फ्लाईओवर नहीं बनाया, कोई एक नया स्कूल नहीं खोला। लगभग 76 स्कूल्स को बंद कर दिया गया। डीटीसी के लिए मैंने आपको जानकारी दी कि डीटीसी के लिए कोई एक बस खरीद नहीं पाए। पूरे दिल्ली में विकास के कार्य पूरी तरह से बंद है, और दिल्ली की क्योंकि सड़कें जो हैं बुरी तरह से टूटी फूटी पड़ी हैं, सड़कों के ऊपर गड्ढे हैं। लंदन और पेरिस जैसी सड़कें बनाने का वायदा अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली के लोगों से किया था, लेकिन यदि आप पीडब्ल्यूडी की सड़कों को देखेंगे तो उन पर धूल उड़ती है। जब वाहन चलते हैं तो गड्ढों से जो धूल उड़ती है तो PM2.5 सबसे ज्यादा उसी से जनरेट होता है। और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को स्वीकार किया है कि दिल्ली यदि आज दुनिया की सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी है तो उसके 2 मुख्य कारण हैं कि दिल्ली की सड़कें टूटी फूटी पड़ी हैं, उनके ऊपर गड्ढे हैं, धूल उड़ती रहती है, और दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार की है कि दिल्ली में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरी तरह कोलैप्स कर गया और दिल्ली की सड़कों पर डीजल पेट्रोल की गाड़ियां बहुत आ गई, तो डीजल पेट्रोल की गाड़ियों से भी दिल्ली प्रदूषित होती है। तो लोगों ने अब ये मन बना लिया है कि दिल्ली को अब और बर्बादी से बचाना है, और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लाना है,
जिससे कि दिल्ली मोदी जी का जो सपना है एक वर्ल्ड क्लास सिटी बन सके। जब दिल्ली में डबल इंजन की सरकार होगी, केंद्र में भी मोदी जी की सरकार, दिल्ली में भी मोदी जी की पार्टी की सरकार, तो दिल्ली देश की वर्ल्ड क्लास सिटी बनेगी। अब तो अरविंद केजरीवाल हर रोज एक ही बहाना करते रहते हैं, मुझे एलजी काम नहीं करने दे रहे, मुझे प्रधानमंत्री काम नहीं करने दे रहे, मुझे गृह मंत्री काम नहीं करने दे रहे, और लोग अब इस बात को सुनना नहीं चाहते हैं, इस बहानेबाजी को। तो मोदी जी की सरकार को अगले और 4.25 साल अभी और रहना है, 4.5 साल। तो लोगों ने मन बना लिया है कि दिल्ली में इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लाएंगे, जिससे कि दिल्ली में बिजली, पानी, स्वास्थ्य, हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम, हमारी बिजली के नाम पर जो लोगों की लुटाई पिटाई हो रही है, ये बंद हो सके और दिल्ली दुनिया का एक अच्छे शहर के रूप में विकसित हो सके। ये लोगों की इच्छा है और फरवरी में अरविंद केजरीवाल की पार्टी की सरकार जाएगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। ऐसा फीडबैक हमें दिल्ली के लोगों से मिला है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल आपको बता दें कि अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी के सांसद ने कहा कि जब आप सत्ता में आई थी तब दिल्ली में 6,500 बसें थी, अब 2,500 बसें रह गई हैं। इसमें भी लगभग 1,500 इलेक्ट्रिक बसें केंद्र सरकार ने उपलब्ध कराई है। उन्होंने कहा कि एक भी नया स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल नहीं बना, 76 स्कूल बंद हो गए हैं। लंदन और पेरिस जैसी सड़कें बनाने का वादा था, लेकिन यहाँ की सड़कें क्षतिग्रस्त हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि जर्जर सड़कों से उड़ने वाली धूल और सार्वजनिक परिवहन प्रणाली सही नहीं होने से निजी वाहनों की भीड़ बढ़ती जा रही है। इसके अलावा रामवीर सिंह बिदूड़ी ने कहा कि दिल्ली वासी अब केजरीवाल का यह बहाना नहीं सुनना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी और दिल्ली के एलजी काम नहीं करने दे रहे हैं। लोगों को मालूम है कि केंद्र में अभी भी मोदी की सरकार है, इसलिए बहाना बनाने वाले केजरीवाल कोई काम नहीं करेंगे। लोग दिल्ली के विकास के लिए बीजेपी की सरकार बनाना चाहते हैं। डबल इंजन की सरकार से ही दिल्ली को विश्व शहर बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार बनने पर कैबिनेट की पहली बैठक में आयुष्मान योजना लागू कर दिया जाएगा। इसके अलावा केजरीवाल 10 वर्षों में दिल्ली के व्यापारियों से सिर्फ वादे किए हैं। बजट में दिल्ली के प्रमुख बाजारों के विकास की घोषणा की थी। बजट में बाजारों व व्यापारियों के लिए 8,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। ना ही यह फंड खर्च हुआ और ना ही बाजारों का विकास। महंगी बिजली बिल से परेशान दुकानदारों को राहत दी जाएगी। संकल्प पत्र बनाने के लिए व्यापारियों के साथ बैठक की गई है। उनसे मिले सुझाव के मुताबिक संकल्प पत्र तैयार किया जा रहा है। यानी कि बीजेपी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में न सिर्फ अरविंद केजरीवाल पर जोरदार तरीके से हमला बोला है, 10 सालों में जिस तरीके का काम दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया है, इसकी पोल बीजेपी के सांसदों की ओर से खोली गई है। बल्कि उन्होंने यह भी बताया कि जो बीजेपी का संकल्प पत्र है उसके लिए बाकायदा व्यापारी हो या फिर आम जनता हो, इन तमाम लोगों के सुझाव लिए जा रहे हैं और जैसे ही ये सुझाव का काम पूरा हो जाएगा, बीजेपी दिल्ली चुनाव को लेकर के अपने घोषणा पत्र रिलीज कर देगी। फिलहाल आपको क्या लगता है कि दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार बनेगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा करें। धन्यवाद।